तो प्यारे बच्चों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने टाइप ऑफ रेट्स पढ़े थे। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया था हमने, एवरेज रेट, दूसरा रेट था इंस्टेंटेनियस रेट और तीसरा रेट था इनिशियल रेट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग अ रेट ऑफ रिएक्शन की जो है कौन कौन से कारक हैं जो किसी भी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम उन फैक्टर्स का नाम देखते हैं, फिर उन पे बात करते हैं। पहला फैक्टर है वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट जो है अभिकारक है उसकी प्रकृति की बात करते हैं। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की प्रकृति की बात करते हैं। तो देखिएगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जैसे आप जानते हैं कि आयोनिक जो रिएक्टेंट होते हैं, आयोनिक जो अभिकारक होते हैं, आयोनिक जो रिएक्टेंट होते हैं, उनकी रिएक्शंस है वो बहुत फास्ट होती हैं। जब मैंने आपको वेरी फास्ट इक्वेशंस पे बात करी थी तब हमने देखा था कि आप देख लीजिए NaCl प्लस AgNO3 है ना, ये आपस में आयोनिक है। और जैसे ही हमने इनकी रिएक्शन कराई थी तो ड्यू टू एक्सचेंज इन आयन ClAg के साथ हो गया था और NaNO3 के साथ हो गया था, तो तुरंत आपको विद इन माइक्रो सेकेंड आपको AgCl की व्हाइट पीपीटी है वो मिल गई थी। तो अगर आपके पास रिएक्टेंट आयोनिक होते हैं, आयोनिक का मतलब जिनमें आयन्स बन रहे हो, तो ऐसी रिएक्शन है वो बहुत स्पीड से होती है और इनकी रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर वो है वो वेरी हाई, बहुत ज्यादा होती है। इनकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो वेरी हाई, बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं बात करूं रिएक्टेंट हो आपके पास कोवेलेंट, है ना, कोवेलेंट आपके पास रिएक्टेंट हो, सह संयोजक अगर आपके पास अभिकारक हो तो क्या है ना। तो देखिएगा, जैसे मैं कहूं कि मेरे पास है N2 प्लस 3H2, ये कन्वर्ट होगा किसमें, 2NH3 में। तो यहां देखिएगा नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ये वाले बॉन्ड हैं वो ब्रेक होंगे, टूटेंगे, बॉन्ड हैं वो ब्रेक होंगे, जबकि यहां नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड हैं वो बनेंगे, मतलब यहाँ पुराने बॉन्ड्स को हमें तोड़ना है और नए बॉन्ड को हमें बनाना है। और ये प्रोसीजर है, दिस प्रोसीजर टेक टाइम, ये प्रोसीजर है वो थोड़ा टाइम लेता है, इस प्रोसीजर में टाइम लगता है। इसलिए आयोनिक रिएक्टेंट की बजाय जो कोवेलेंट रिएक्टेंट होते हैं, आयनिक अभिकारक हैं और जो सह संयोजक अभिकारक हैं, तो आयनिक वालों की रेट है वो थोड़ी ज्यादा होती है, थोड़ी क्या, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा होती है, जबकि इनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इनकी जो अभिक्रिया की दर है वो धीमी होती है। फिर कोवेलेंट की बात करूं, जैसे आप देखिए, मैं कार्बन की बात करता हूं, जैसे कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन में डबल बॉन्ड है और कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। और अगर ये रिएक्टेंट हैं, अगर ये अभिकारक हैं और इनसे आपको बनाना है प्रोडक्ट, इनसे आपको कोई भी रिएक्शन कराकर प्रोडक्ट बनाना है, उत्पाद बनाना है, तो हम जानते हैं कार्बन में सिंगल बॉन्ड वाला है, वो जल्दी से रिएक्शन करेगा, जल्दी प्रोडक्ट बनाएगा। फिर डबल बॉन्ड वाला और सबसे लास्ट है वो ट्रिपल बॉन्ड वाला। रीजन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, जबकि सिंगल बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी।
इसीलिए सिंगल बॉन्ड वाला जल्दी से प्रोडक्ट बना लेगा, जबकि ट्रिपल बॉन्ड वाला जल्दी से प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। तो अभी हमने सीखा है कि आयोनिक रिएक्टेंट होते हैं तो जल्दी प्रोडक्ट बनता है, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है, जबकि कोवेलेंट अगर रिएक्टेंट होते हैं, सहसंयोजक अगर रिएक्टेंट होते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर थोड़ी धीमी होती है, क्योंकि पुराने बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं, नए बॉन्ड बनाने पड़ते हैं। और यहां मैंने बताया कि ट्रिपल बॉन्ड है, उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए प्रोडक्ट धीरे बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगी, जबकि यहां सिंगल बॉन्ड है वो तोड़ना आसान है, प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन है वो थोड़ी ठीक होगी। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। जैसे आगे बात करिएगा, जैसे देखिएगा, मैं थोड़ी सी और बात करता हूं। जैसे देखिए मेरे पास, अगर हम इसमें बात कर लें, नेचर ऑफ रिएक्टेंट में ही बात कर लें कि हमारे पास दो तरह के जो हैं रिएक्टेंट होते हैं। जैसे देखिएगा, एक वर्ड सुना होगा आपने होमोजीनियस, और दूसरा वर्ड सुना होगा हेट्रोजीनियस, है ना। होमोजीनियस क्या है? ऐसे रिएक्टेंट, ऐसे अभिकारक, ये इंग्लिश में याद रखेंगे आप, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है ना। हिंदी में नहीं पता मुझे, इसको समांगी और इसको विषमांगी कहते हैं। तो होमोजीनियस जैसे रिएक्टेंट हैं वो एक जैसी फिजिकल नेचर के हों, एक जैसी फिजिकल नेचर के, मतलब रिएक्टेंट अभिकारक हैं, वो गैस हैं तो गैस ही हो, लिक्विड हैं तो लिक्विड ही हो, सॉलिड हैं तो सॉलिड ही हो। हेट्रोजीनियस की रिएक्टेंट अलग अलग नेचर के हो, है ना। तो आप दो रिएक्टेंट ले रहे हो तो कोई एक गैस है और कोई एक क्या है, लिक्विड है, तो ऐसी को कहते हैं हम हेट्रोजीनियस। आपने समांगी और विषमांगी पढ़ा होगा। अगर अभिकारक एक जैसे हो तो होमोजीनियस, और अभिकारक अलग अलग भौतिक अवस्था के हो, अलग अलग फिजिकल नेचर के हो, तो उसको हेट्रोजीनियस कहते हैं। तो होमोजीनियस प्रकृति, होमोजीनियस नेचर के रिएक्टेंट हैं, उनकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज्यादा होती है ना। जैसे मान लो आपको किसी को दोस्त बनाना है, तो आप किसको दोस्त बनाओगे? जिसकी नेचर आपसे मेल खाती हो, है ना। भाई भाई हो, जिसकी नेचर मेल खाती हो, उनमें बॉन्ड है वो जल्दी बन जाता है। अगर नेचर ही अलग हो, आपका नेचर सामने वाले से डिफरेंट हो, तो क्या आपकी दोस्ती हो जाएगी? क्या रिएक्शन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, है ना। तो नेचर रिएक्टेंट की सेम हो तो उनको होमोजीनियस या समांगी कहते हैं। तो एक जैसी नेचर के रिएक्टेंट जल्दी रिएक्शन करते हैं, जबकि यहां अलग अलग नेचर के रिएक्टेंट हैं, अलग अलग नेचर के अभिकारक हैं, वो जल्दी रिएक्शन नहीं कर पाते। तो होमोजीनियस में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है, जबकि हेट्रोजीनियस में रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा क्या होती है, कम होती है। तो ये पहला हमारे पास फैक्टर था जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। चलिए दूसरे फैक्टर पे बात करते हैं। दूसरा फैक्टर है वो है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की स्पेलिंग पूरी नहीं लिखी गई है, आधी लिखी गई है। फिजिकल मतलब भौतिक, स्टेट मतलब अवस्था, और किसकी भौतिक अवस्था? अभिकारकों की। तो अभिकारकों की भौतिक अवस्था की बात करते हैं। हमारे पास तीन तरह के अभिकारक हैं। पहला है भौतिक अवस्था के आधार पे देख रहे हैं, फिजिकल स्टेट के आधार पे देख रहे हैं। पहला गैस, दूसरे टाइप का है लिक्विड, और तीसरे टाइप का है कौन? सॉलिड। आप जानते हो गैस में पार्टिकल एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर होते हैं और रैंडम मोशन करते हैं, अनियमित गति करते हैं। लिक्विड में थोड़ा सा पास आ जाते हैं, और सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। तो सॉलिड में पार्टिकल हैं वो बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, यहां कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। यहां मूवमेंट पॉसिबल है, यहां मोशन पॉसिबल है, इधर उधर ये टकरा सकते हैं, यहां थोड़े से टकराएंगे, यहां बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अंतराण्विक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अंतराण्विक आकर्षण बल है वो बहुत ज्यादा है। देखिएगा अब रिएक्शन के बारे में क्या कहते हैं। आपने देखा है रिएक्शन में जो स्पीसीज है
जो पार्टिसिपेट करती है, जो भाग लेती है, उसको रिएक्टेंट कहते हैं, और जो स्पीसीज बनती है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। कैसे बनता है ये कहा जाता है, एक थ्योरी होती है कोलिजन थ्योरी, हिंदी में कहते हैं टक्कर सिद्धांत। ये क्या कहता है कि रिएक्टेंट जो अभिकारक है उसके पार्टिकल आपस में टकराते हैं, कोलिजन करते हैं, और उस टक्कर, उस कोलिजन के कारण ये किस में बदल जाते हैं, प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। मतलब जहां नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगे, जहां टक्कर ज्यादा होगी, जहां टक्कर की फ्रीक्वेंसी, टक्कर की आवृत्ति ज्यादा होगी, वहां उत्पाद उतना ही ज्यादा बनेगा। तो मैं कह सकता हूं सीधी सीधी टक्कर या कोलिजन ज्यादा होने पे उत्पाद, प्रोडक्ट क्या है, ज्यादा बनता है। तो आप जानते हैं कोलिजन, टक्कर ज्यादा कहां होगी, गैस में ज्यादा होगी, आपस में टकरा सकते हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, अनियमित गति कर रहे हैं, और सबसे कम कोलिजन, सबसे कम टक्कर कहां होगी, सॉलिड में होगी। यहां टकराना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये आपस में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, मजबूत अंतराण्विक आकर्षण बल से बंधे हुए हैं। तो गैसियस अगर आपके पास कोई भी रिएक्टेंट है, गैस अभिकारक है, तो आपका उत्पाद जल्दी बनेगा, किसकी बजाय, सॉलिड की बजाय। अगर आपके पास सॉलिड अभिकारक है, सॉलिड रिएक्टेंट है, तो उत्पाद बनने में थोड़ी सी समस्या आएगी। तो ये दूसरा फैक्टर था हमारे पास, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। चलिए अगले फैक्टर पे बात करते हैं, वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तीसरा जो फैक्टर है मेरे पास वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इस पे बात करते हैं। तो देखिएगा हमारे पास कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो रिएक्शन फोटोसेंसिटिव होती हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो फोटोसेंसिटिव होती हैं। फोटोसेंसिटिव को हिंदी में कहते हैं प्रकाश संवेदी। मतलब ये रिएक्शंस हैं वो जब लाइट प्रेजेंट होगी, प्रकाश उपस्थित होगा, तभी संभव है, अदरवाइज ये रिएक्शन है वो संभव नहीं है। जैसे देखिएगा मेरे पास ये रिएक्शन है H2 + Cl2 और ये दोनों को मिलाकर बनता है 2HCl। अगर ये रिएक्शन होती है डार्क में तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होती है, होती नहीं है। लेकिन अगर H2 + Cl2 और 2HCl और यहां मैं लिख दूं Hν का मतलब होता है लाइट फोटोन, तो ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव होती है। ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव, विस्फोटक प्रकृति से HCl बढ़ता है। इसकी रेट बहुत ज्यादा हाई होती है, बहुत ज्यादा विस्फोट करके आपके पास है वो HCl बन जाता है। कारण क्या है, यहां हमने लाइट प्रोवाइड करा दी, लाइट दे दी। ये रिएक्शन प्रकाश संवेदी, फोटोसेंसिटिव है। अगर आप लाइट दोगे तभी होगी। और अगर आपने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी, इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को हिंदी में कहते हैं तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, जो फोटोन आ रहे हैं, ये जो फोटोन आ रहे हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाना, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाना, तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी बढ़ जाएगा, है ना। इंटेंसिटी को तीव्रता कहते हैं, तीव्रता। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फोटोन। फोटोन क्या होता है देखना, 12वीं क्लास में पढ़ोगे आप कि प्रकाश है, लाइट है, वो एनर्जी के छोटे छोटे बंडल में चलता है, और उस एक छोटे बंडल को हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में जो है लाइट मूव करती है, तो उस एक पैकेट को, जैसे हमारी पॉकेट में 10 रुपए हैं और सारे के सारे कॉइन है, तो एक कॉइन पैकेट है, एनर्जी है, आप उसको खर्च करके कुछ भी चीज परचेज कर सकते हो। वैसे ही लाइट एनर्जी के छोटे छोटे बंडल में चलता है, उस एक बंडल को हम फोटोन कहते हैं। और
अगर आप नंबर ऑफ फोटोनों की संख्या बढ़ा दोगे तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट की तीव्रता बढ़ जाएगी, और ये आपकी रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर को भी क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो ये था तीसरा फैक्टर हमारे पास, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। चलिए चौथे फैक्टर की तरफ चलते हैं हम। चौथा जो हमारे पास फैक्टर है वो है कैटालिस्ट। चौथा जो फैक्टर है हमारे पास वो है कैटालिस्ट। देखिएगा कैटालिस्ट क्या होते हैं, सबसे पहले इसको समझना जरूरी है। देखिएगा, चलो पहले मैं इसको बेसिकली समझाता हूं। कोई दो बंदे लड़ रहे हैं, ठीक है, कोई दो मित्र लड़ रहे हैं। अब इस लड़ाई को कोई तीसरा आदमी देख रहा है, ठीक है। वो तीसरा आता है, या तो इन दोनों की लड़ाई बंद करा सकता है, समझा सकता है कि यार दोस्तों क्यों लड़ रहे हो, दो पल की जिंदगी दो पल की, है ना, क्यों लड़ रहे हो। तो या तो सलटारा करा सकता है, या फिर आग में घी का काम कर सकता है कि नहीं इसने तुझे ऐसा कैसे कह दिया। तो लड़ाई बढ़ सकती है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन या तो थर्ड पर्सन घटा सकता है, या रेट ऑफ रिएक्शन थर्ड पर्सन है वो बढ़ा सकता है। तो या तो ये दोनों बेचारे मिल जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे वापस, या फिर मुक्का मुक्की हो जाएंगे, है ना। उसको कोई नुकसान या फायदा नहीं हुआ, वो तो आया, या तो शांत कर गया काम, या बढ़ा गया और रवाना हो लिया, तमाशा देख रहा है, स्पेक्टेटर है। तो उसको क्या कहते हैं, जो तीसरा जो बंदा आया, उस तीसरे बंदे को ही क्या कहते हैं, हम कैटालिस्ट कहते हैं। तो कैटालिस्ट क्या है, ऐसे सबस्टेंस, ऐसे पदार्थ जो किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को या तो बढ़ा दें या घटा दें, ऐसे पदार्थ को, ऐसे सबस्टेंस को क्या कहते हैं, कैटालिस्ट कहते हैं। इंग्लिश में बोलूं तो कैटालिस्ट इज द सबस्टेंस विच कैन अल्टर मतलब चेंज करना, या आप कह सकते हो विच कैन इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट सबस्टेंस इज कॉल्ड कैटालिस्ट। तो आ गया होगा मतलब समझ में कि कैटालिस्ट क्या होते हैं। एंड कैटालिस्ट बिकम अनअफेक्टेड आफ्टर द रिएक्शन। कैटालिस्ट हैं वो रिएक्शन के बाद अप्रभावित रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए देखिएगा कैटालिस्ट क्या करते हैं। कैटालिस्ट हैं वो दो तरह के होते हैं। कैटालिस्ट हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तरह का तो होता है पॉजिटिव कैटालिस्ट, और एक तरह का होता है नेगेटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट हैं वो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं, और जो नेगेटिव कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट को हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक। तो जो उत्प्रेरक हैं पॉजिटिव, जो कैटालिस्ट पॉजिटिव हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएंगे, और जो कैटालिस्ट नेगेटिव हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखिएगा ये करते कैसे हैं, इसको मैं आपको एक ग्राफ से समझाता हूं। देखिएगा मेरे पास इधर है एनर्जी और इधर है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। यहां है ऊर्जा और यहां अभिक्रिया की दिशा। इधर तो है ऊर्जा और इधर है अभिक्रिया की दिशा। तो देखेगा मेरे पास ये है रिएक्टेंट, ठीक है, ये रिएक्टेंट है जो कि आपस में कोलिजन, टक्कर करके बना रहे हैं प्रोडक्ट। चलो ऐसा बना देते हैं, टक्कर करके बना रहे हैं प्रोडक्ट। देखेगा यहां से ये इतनी जो एनर्जी है, एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और आर को रिएक्टेंट अभिकारक। ये अभिकारकों की एनर्जी है। यहां मान लेते हैं ये कोई दो मॉलिक्यूल हैं अभिकारकों के, रिएक्टेंट के ये थे, और ये आपस में दोनों कोलिजन करेंगे, टक्कर करेंगे। यहां आपस में दोनों ये टक्कर कर गए, दोनों जुड़ गए, ये ए और ए, ठीक है, और टकराकर कोलिजन करके आपस में इन्होंने आगे बना लिया क्या, प्रोडक्ट। और ये यहां से ये जो एनर्जी दिख रही है इतनी, ये एनर्जी का लेवल है, ये एनर्जी का लेवल है,
वो प्रोडक्ट की एनर्जी का, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, ये जो एनर्जी का आपको लेवल दिख रहा है, ये इतनी एनर्जी, ये एनर्जी यहां तो है, ये वाली एनर्जी तो रिएक्टेंट की है, और ये वाली एनर्जी है वो किसकी है, प्रोडक्ट की है। एक बार बेसिक समझा रहा हूं, इसको इस चैप्टर के एंड पे बहुत अच्छे से समझेंगे हम। एक बार बेसिकली बात कर रहा हूं, ज्यादा डीप पर नहीं जाऊंगा मैं। तो आ गया होगा ये ग्राफ समझ में कि रिएक्टेंट के पास कितनी एनर्जी थी, वो टकराने के लिए गए और वो प्रोडक्ट बना गए। अब देखना, ये रिएक्टेंट के पास तो इतनी एनर्जी थी, है ना, अब इनको टकराने के लिए इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ी, इनको टकराने के लिए इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ी। इस एक्स्ट्रा एनर्जी को कहते हैं ईए। ईए, इस एक्स्ट्रा एनर्जी को कहते हैं ईए। ये है एक्टिवेशन एनर्जी, हिंदी में कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। ठीक है जी, बेसिक सा मतलब समझाता हूं एक बार, ज्यादा इसको थोड़े चैप्टर के लास्ट में समझेंगे, अभी बेसिक से मतलब से समझ लीजिए कि रिएक्टेंट अभिकारकों के पास प्रॉपर ऊर्जा नहीं होती, प्रॉपर एनर्जी नहीं होती कि वो कोलिजन कर दें, वो टकरा जाएं और प्रोडक्ट में बदल जाएं। रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी नहीं होती, तो उनको कोलिजन करने के लिए बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये वो एनर्जी है जितनी मैंने बाहर से दी, इस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे देखिएगा, आप मान लो रिएक्टेंट हो, आप मार्केट से कोई चीज लेने गए, ठीक है, आप मार्केट से कोई चीज लेने गए, वो चीज 100 रुपए की है और आपके पास 60 रुपए है, तो ये आपके पास कितनी एनर्जी है, 60 RS है। चीज कितने की है, 40 की, मतलब प्रोडक्ट लेना है तो कितने चाहिए, 100, तो आपको उधारे कितने मांगने पड़ेंगे, 40 RS मांगने पड़ेंगे। तो आपको एक्टिवेट कौन कर देगा, 40 रुपए। अगर किसी यार बेली ने 40 दे दिए तो वो आपको एक्टिवेट कर देगा, आप प्रोडक्ट ले आओगे। अगर वो 40 नहीं मिले तो आप एक्टिवेट नहीं होगे और प्रोडक्ट है वो आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब समझ में आया होगा कि रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी होती है, उसके अलावा कोलिजन करने के लिए, टकराने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो प्रोडक्ट बना सके, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं हिंदी में कहूं तो अभिकारकों को टक्कर करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। और इंग्लिश में कहूं, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट टू गेट कोलॉइड, टकराने के लिए, टू गेट कोलॉइड, दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, अब समझिएगा, अगर आपके पास कोई बढ़िया दोस्त, मार्केट का जानकार दोस्त हो, वो कहे कि मैं तेरे को ये चीज 100 रुपए की बजाय 70 रुपए में दिलवा दूंगा, 100 रुपए की बजाय 70 में दिलवा दूंगा। वो कह रहा है कि मैं आपको ये चीज 100 की बजाय 70 में दिला दूंगा, है ना, उसकी जानकारी है बाजार में, दुकान पे, है ना। तो आपको बाहर से कितने रुपए लेने पड़ेंगे, जो आपको एक्टिवेट कर दे, कितने, 10 रुपए लेने पड़ेंगे ना। तो ये आपको जो दोस्त मिला वो कैटालिस्ट है। कौन सा कैटालिस्ट है, पॉजिटिव कैटालिस्ट है, आपकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा रहा है ना। 40 रुपए उधार मांगना मुश्किल है, लेकिन 10 की व्यवस्था तो हो जाएगी। आप कहोगे चल जल्दी कर, है ना, कहीं सामान महंगा ही ना कर दे अगला, और आप जल्दी से 10 रुपए उधार मांग के वो चीज ले आओगे और आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाएगी। लेकिन मान लो आप किसी ऐसे बंदे के चक्कर में चढ़ गए
जो कमीशन खोर है, जिसकी दुकानदार से पहले ही सेटिंग है, वो दुकानदार को क्या क्या आता है कि मैं ग्राहक लेके आऊंगा और तू उसको जितनी मर्जी महंगी चीज लगा लेना और मेरे को कमीशन दे देना। आप उसके धक्के चढ़ गए, आपने उसको कहा कि भाई मेरे को ये चीज लेनी है, वो तुम्हें कहेगा हाँ हाँ चल चल मैं ब्रांडेड चीज दिलाता हूं तुझे, सस्ती दुकानों से मत लेना, चीज तो थोड़ी महंगी लगेगी लेकिन मैं ब्रांडेड चीज दिलाऊंगा। तो ये वाला दोस्त वो है, ये देखो ये जो ऊपर वाली लाइन दिखाई दे रही है, ये ऊपर जो लाइन बनी है ये वो वाला दोस्त है जो आपको ले गया है ब्रांडेड शोरूम पे ठगने के नाम पे और आपको चीज मिल रही है 120 की। आपको कह रहा है कि चीज 120 की है लेकिन ब्रांडेड है, तो 60 तो है ही आपके पास। और ये एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आपको चाहिए अभी, 60 और चाहिए, है ना। तो भाई 40 ही नहीं मिल रहे थे हमें, तो 60 उधारे कहां से लाएं। आप मन में सोचोगे नहीं नहीं यार ये तो ठग रहा है, महंगी चीज दे रहा है ना। आपकी इच्छा सी मर जाएगी और आप कहोगे नहीं नहीं मुझे ये चीज नहीं लेनी, है ना। तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगी। तो पॉजिटिव कैटालिस्ट हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक जो सक्रियण ऊर्जा है उसको कम कर देते हैं। जबकि नेगेटिव कैटालिस्ट ऋणात्मक उत्प्रेरक एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाती है। तो मैं बढ़ाने वाले की बात कर रहा हूं, रेट बढ़ाने वाले की बात ज्यादा करते हैं, घटाने वाले की बात ज्यादा नहीं करते। तो मैं ये कह सकता हूं बढ़ाने वाले के लिए या पॉजिटिव उत्प्रेरक पॉजिटिव कैटालिस्ट के लिए कि ये हमें एक शॉर्टकट देता है ना, ये एक शॉर्टकट रास्ता दे रहा है जिससे रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जा रही है। देखिए कैसे, जैसे मान लो ये एक सिंपल रोड है, एक सिंपल रोड है और इसके ऊपर पहाड़ है। अब साधन आता है पहाड़ के ऊपर से जाता है, पहले तो ज्यादा समय लगता था, रेट ऑफ रिएक्शन कम थी, लेकिन कोई इंजीनियर आया उस पहाड़ के बीच में ड्रिल कर दी, सुराख कर दिया, अब गाड़ी सीधा नीचे से ही जा सकती है ना, एक शॉर्टकट मिल गया। तो यही काम कैटालिस्ट का है। कैटालिस्ट हमें जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में एक अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड कराता है, एक अल्टरनेट रास्ता प्रोवाइड करवाता है, जिससे जो है अभिकारक के अणु रिएक्टेंट हैं वो आपस में टकराकर उस रास्ते से प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो कैटालिस्ट कुछ नहीं करता, कैटालिस्ट हमें एक शॉर्टकट प्रोवाइड करवाता है जिसके कारण एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा की मान है, वैल्यू है वो कम हो जाती है और रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, ये बात हो गई आपकी कैटालिस्ट की। चलिए अगली बात करते हैं, अगला जो फैक्टर है वो है सरफेस एरिया। अगला पांचवा जो फैक्टर है वो है आपके पास सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिएगा सरफेस एरिया पृष्ठ क्षेत्रफल ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के, अभिक्रिया की दर के। पृष्ठ क्षेत्रफल सरफेस एरिया बढ़ जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी बढ़ जाती है। जैसे देखो आप एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा लो, उसको जलाओ नहीं जलेगा, लेकिन लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े ले लो तो आप उसको जलाओ तो आसानी से जल जाएगा। जैसे देखो ये मेरे पास लकड़ी का बड़ा टुकड़ा है, आपने इस पे ऑयल केरोसिन लगाया है ना और इसको जलाया तो आग फ्लेम के टच में कौन सा एरिया आएगा, ये वाला। लेकिन आपने इसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लिया, ये लो ये छोटे छोटे हिस्सों में टूट गया, ये टुकड़े हो गए इसके। तो अब आप देख रहे हो ये वाला सारा एरिया, तेल छिड़कोगे ना केरोसिन का, हर ब्लॉक का सारा एरिया केरोसिन के टच में आएगा और ये सारा एरिया आग के टच में आएगा और आग फटाफट जलने लगेगी। दोनों पृष्ठ एरिया बढ़ गया ना, सरफेस एरिया बढ़ गया, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ गया, जिसके कारण अभिक्रिया की दर रेट ऑफ रिएक्शन तेज हो गई। ऐसा ही मैं कहूं ये बड़ा सा ब्लॉक हो नमक का या चीनी का, ये बड़ा ब्लॉक हो चीनी का और पानी के ड्रम में आपने फेंक दिया और इसको हिलाने लगे
तो पृष्ठ एरिया पानी के कांटेक्ट में कौन कौन सा एरिया आएगा, इतना ही पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, तो ये नहीं घुलेगी। लेकिन आपने इस चीनी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया तो अब पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया बढ़ गया और आप हिलाते जाओगे चीनी घुलती चली जाएगी। तो सरफेस एरिया बढ़ने पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। पुराने जमाने में आपने देखा होगा राख से बर्तन साफ करते थे, तो राख क्या है, कोयले का पाउडर है, लकड़ी का, चारकोल का पाउडर है, और पाउडर का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। इसीलिए जैसे ही बर्तन पे राख लगाते हैं, ऐश लगाते हैं, वो राख उस गंदगी को साफ कर देता है। तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। चलिए आगे की तरफ बात करते हैं। छठा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर, तापमान। टेम्परेचर, तापमान देखिएगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के, तापमान के। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। कारण क्या है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो रिएक्टेंट है उनकी एक्टिवेशन उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जो रिएक्टेंट हैं जो आपस में टकराएंगे और जो प्रोडक्ट बनाएंगे, उन मॉलिक्यूल की, उन अणुओं की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। वो आपस में जोर जोर से टकराएंगे, टक्कर ज्यादा होगी, कोलिजन ज्यादा होगा, तो मैं बता चुका हूं प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो रिएक्टेंट हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। टेम्परेचर में एक इंटरेस्टिंग बात है, देखिएगा टेम्परेचर में क्या है, टेम्परेचर का सीन है कि अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा देते हो, है ना, कोई रिएक्शन चल रही है, जैसे मान लो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे चल रही है और आपने बढ़ा के इस रिएक्शन का टेम्परेचर 25 डिग्री पे चल रही है और आपने बढ़ा के इसका टेम्परेचर 35 डिग्री कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाती है, 2 to 3 टाइम इंक्रीज हो जाती है। इंग्लिश में बोलूं तो ऑन 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, ऑन 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, rise in a temperature, rate of reaction increases 2 to 3 times, 2 to 3 times। अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा देते हो, ऑन 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज 2 to 3 टाइम्स। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 से 3 गुना है, वो बढ़ जाती है। तो ये आपके पास था टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी मैं इस चैप्टर के लास्ट में बहुत डिटेल पे बात करने वाला हूं। टेम्परेचर में एक आरएनएस इक्वेशन आती है जो आपको बताएगी, ये तो हमने सिर्फ एक थ्योरिटी बेस कह दिया है कि आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाओ तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 गुना हो जाती है, 2 to 3 टाइम हो जाती है। लेकिन इसको हम एक इक्वेशन आएगी आपके पास अभी, आरएनएस इक्वेशन, उस आरएनएस इक्वेशन से हम इसको पूरा डिटेल में समझेंगे, लेकिन बाद में समझेंगे। अभी एक बार इतना ही ध्यान रखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, और 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दो आप किसी रिएक्शन का तो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 से 3 टाइम हो जाता है। चलिए 7वीं बात है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सारा चैप्टर अब इसी के अगल बगल घूमेगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे नेक्स्ट जो लेक्चर का बेस होने वाला है। हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कहां से होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारकों की सांद्रता। तो ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्या फैक्टर है, इस पर बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, इसको हम डिटेल में
पढ़ेंगे। तो आज मैंने आपको सारे फैक्टर समझा दिए हैं। देखिएगा, एक तो कैटालिस्ट हमें दोबारा देखना पड़ेगा और एक टेम्परेचर है उसको हमें दोबारा देखना पड़ेगा। कोई बड़ा इशू नहीं है, इसको नॉर्मल वे में लेके चलना है। ये एपिसोड बिल्कुल जनरली आपको समझना है, कोई इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करते ये हमारे, है ना। तो इसको ज्यादा डीपर जाने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने समझाया है आप उतना आराम से करिए। गुड लक। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।